नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। अब दोस्तों केमिस्ट्री में हम लोग पिछले कई दिनों से कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके सामने डिस्कस की गई हैं। दोस्तों बता दें कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कक्षा 11 से बिलोंग करते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें केमिस्ट्री के कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, जिसमें कि आज के पहले लगभग 12-13 वीडियो गई हुई हैं। आज की वीडियो पार्ट नंबर 13 की है। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इसमें बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसे देखिए होता क्या है कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं कक्षा 11 से स्टार्ट करते हैं तो उसमें देखिए कई लेसन्स आते हैं। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आता है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आती है, फिर उसके बाद आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस लेसन में आपको मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए जब बॉन्डिंग बनती है ना किसी भी दो आइटम के बीच में, अगर बॉन्डिंग बनती है तो दो आइटम पास पास आते हैं, और जब एटम पास पास आते हैं तो आपको मालूम है मॉलिक्यूल बनता है, और जब मॉलिक्यूल बनेगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, तब कोई सॉलिड लिक्विड गैस या प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन करके कोई न कोई पदार्थ की एक स्टेट बन जाती है। ठीक है, तो जो स्टेट हम लोग पढ़े हैं पहले से वो क्या क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और फिर उसके आगे एक और अवस्था खोजी गई थी जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन। तो सबसे पहले अगर कोई एटम आएगा, ठीक है, तो एटम जब एक दूसरे एटम के पास जाएगा, मतलब एक एटम दूसरे एटम के पास जाएगा, या फिर दो या दो से अधिक एटम आपस में जब मिलेंगे, जब उनके बीच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा या बॉन्डिंग बनेगी, तभी दोस्तों वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। और जब दोस्तों अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा तो उसमें जितने भी एटम रहेंगे वो सब एक दूसरे से बॉन्ड के माध्यम से अटैचमेंट रहेंगे। ठीक है, अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोस्तों बता दें कि बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। जैसे मान लिए अगर दो एटम है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या क्या उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे मेन जो होता है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। सबसे मेन, सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर। अब आपसे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का जब एग्जाम होगा या फिर किसी भी टाइम से आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टाइम पर क्या कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों बंध क्रम, बंध क्रम, या फिर इसी को कहते हैं आबंध क्रम, आबंध क्रम। ठीक है, तो आप समझिएगा सारी बातें। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसको कहते हैं बंध क्रम कहते हैं, या इसका अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे दोस्तों NB माइनस NA अपान 2, या फिर इसी को कहीं कहीं लिखा होता है 1/2 NB माइनस NA। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये बंध क्रम का फार्मूला है या आबंध क्रम का फार्मूला है। लेकिन आपको क्या डिफिनीशन आपको मालूम है, नहीं मालूम है डिफिनीशन क्या होती है। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस H2 में कौन सा बंध क्रम है, ठीक है, कौन सा आबंध क्रम है H2 में, जैसे हाइड्रोजन, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन अणु पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बार हाइड्रोजन आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब ये H2 मॉलिक्यूल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि H2 मॉलिक्यूल में कौन सा आबंध है या कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप इसको देखेंगे लेविस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जब इसको बनाएंगे तो बन जाएगा आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से बंध बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि O2 में, मतलब इसको कहेंगे ऑक्सीजन अणु। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन अणु में कितने बंध क्रम है या फिर कितना आबंध क्रम है ऑक्सीजन में, तो आप जब इसकी लुईस संरचना बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि मतलब इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आबंध बनेंगे। और जब दोस्तों आबंध बनेंगे तो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड हो सकता है, कहीं कहीं एक बंध बन सकता है, कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं, त्रिक बंध भी बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बंध बन गया तो इसका आबंध क्रम कितना है, 1 है। अगर इस तरह से डबल बॉन्ड कहीं बन गया या दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दो परमाणुओं के बीच में होती है, तब यहाँ पे आबंध क्रम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन अणु है, अगर आपसे बात किया जाए कि इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड ऑर्डर हैं, तो आप देखेंगे कि एक नाइट्रोजन यहाँ पर इधर हो जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन इधर हो जाएगा,
और इन नाइट्रोजन एटम्स के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक दूसरे से 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना स्टेप पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर इनके लिए बीओ पूछा जाए, बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इनके लिए या फिर इनके लिए अगर बीओ पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे कहीं कहा जाए कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर वहां पे कहा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब उन दोनों एटम्स के बीच में कितने बंध रहेंगे, 3 बंध रहेंगे। देखिए बंध को आबंध भी कहते हैं, तो हम इनको बंध क्रम भी कह सकते हैं, आबंध क्रम भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में है केवल बॉन्ड ऑर्डर ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि ये बंध क्रम होता क्या है, इसकी डिफिनीशन जानते हैं। देखिए यहाँ पर बंध क्रम 1 है, यहाँ पे बंध क्रम 2 है, यहाँ पर बंध क्रम कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी 2 परमाणु के बीच में, ठीक है, किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में बने हुए बंधों की संख्या को ही हम आबंध क्रम कहते हैं। ठीक है, आबंध क्रम कहते हैं। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में बने हुए बंधों को ही हम क्या कहते हैं, बंध क्रम कहते हैं। या फिर इसकी डिफिनेशन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन परमाणु के बीच में हुई थी, तब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कारण यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तब आप इसको क्या कहेंगे कि किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के यहाँ पे बंध बने हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, तो किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम आबंध क्रम कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। चलिए तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 हो गया, ऑक्सीजन अणु में कितने आबंध क्रम हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन अणु में कितने आबंध क्रम हो गए, 1 हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आती है क्या, बॉन्ड एंगल आ जाती है। क्या आती है, बॉन्ड एंगल आ जाती है। देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसको कहते हैं हिंदी में आबंध क्रम, और सॉरी आबंध कोण। क्या बोलेंगे, आबंध कोण या बंध कोण भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, बंध कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में, तो वहाँ पर आप देख रहे थे किसी किसी अणु में sp संकरण होता था, किसी किसी अणु में या मॉलिक्यूल में sp2 संकरण होता था, किसी किसी मॉलिक्यूल में sp3 होता था, किसी किसी में sp3d भी होता था, किसी किसी में sp3d2 भी होता था। तो इस तरह से जब हम संकरण पढ़े थे तो उन संकरण में अलग अलग संकरण में अलग अलग ज्योमेट्री बनती है और अलग अलग बंध कोण भी बनता था। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कहीं sp संकरण है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसमें 180 अंश का कोण बनता था और उसकी ज्योमेट्री जो होती थी वो लीनियर होती थी, मतलब कि सरल रेखीय। उसी तरह से अगर कहीं sp2 संकरण होता था तो sp2 संकरण जहां भी होगा वहां पर कितने अंश का कोण बनता था दोस्तों, 120 अंश का। ठीक है, अगर उसी तरह से कहीं अगर sp3 संकरण होता था तो sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता था, जो कि आपको डिटेल से बताया गया था। अब देखिए जैसे आबंध कोण है यहाँ पर, तो आबंध कोण में कम से कम कितने परमाणु की जरूरत पड़ेगी, 3 परमाणु की। जैसे मान लीजिए BeCl2 मतलब बेरिलियम क्लोराइड, MgCl2, इसमें होता क्या है, MgCl2। अब MgCl2 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं या BeCl2 की बनाएंगे तो सेम बनेगा। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए Be बीच में आ जाएगा और एक Cl इधर हो जाएगा। ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और इधर अगर देखेंगे तो इधर भी Cl जुड़ जाएगा, मतलब कि बेरिलियम सेंटर में हो जाएगा और सेंट्रल में आइटम का काम करेगा, और इसके बाद इससे एक बंद इधर बनेगा, एक बंद इधर बनेगा, और ये सेंटर में आएगा, और इस सेंटर के अगल बगल कितने अंश का कोण बन जाएगा दोस्तों, 180 अंश का कोण बन जाएगा। कब, जब इस बेरिलियम में sp संकरण होगा तब, मतलब कि sp संकरण यहाँ पर है और इस तरह से ये बेरिलियम सेंटर में है, सेंटर में है, तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो हम इसको अगर सपोज करिए इसके जगह पे अगर कोई इस तरह से होता, जैसे BF3 होता, तो BF3 में क्या होता कि B यहाँ पर हो जाता, एक F इधर हो जाता, एक F इधर हो जाता, एक F इधर हो जाता। ठीक है, इस तरह से बोरान ट्राईफ्लोराइड इसको पढ़ेंगे। तब हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच के झुकाव को कोण कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे बंध कोण। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ के बीच में यहाँ पे जो झुकाव है इसको भी हम कोण कहेंगे। ठीक है, तो कम से कम 1 2 3, मतलब कि अगर जैसे 3 परमाणु, ठीक है, 3 परमाणु अगर आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनका एक बिंदु, मतलब इन दोनों बंधों का एक बिंदु क्या हो, कॉमन हो।
ठीक है। तो अगर इन दोनों बंधों का एक बिंदु कॉमन हो जाएगा तब हम इन दोनों परमाणुओं के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए उसी तरह की बात है, मतलब जब दो बंध इस तरह से बंधे हों या जब तीन परमाणु इस तरह से जुड़े हों जिनमें एक पॉइंट दोनों बंधों का, इसका भी और इसका भी एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तब इनके बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऊपर भी कह सकते हैं या नीचे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बॉन्ड एंगल कहेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से आपको बता रहे हैं पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कि अगर कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पर 180 अंश का कोण बनता था, अगर कहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था तो वहाँ पर कितने का बनता था दोस्तों, 120 डिग्री का। ठीक है, अगर कहीं sp3 संकरण होता था तो वहाँ पर बनता था दोस्तों 109 डिग्री 28 मिनट का। ये हो गया दोस्तों बॉन्ड एंगल। अब देखिए बॉन्ड एंगल की कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। देखिए H2O, अगर कहीं H2O आता है, ठीक है, तो पूछा जाता है अगर H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो दोस्तों आपको बताया गया था 105 डिग्री, 105 अंश का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि इस H2O में sp3 संकरण होता है यदि आप देखेंगे तो, और एक लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे अगर आ जाता है एक लोन पेयर, तो बंध कोण 109 डिग्री में से 2 अंश घट जाता है। अब यहाँ पे H2O के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनिक में शेष रह जाते हैं, मीन्स 2 लोन पेयर यहाँ पर रह जाता है केंद्रीय परमाणु के ऊपर, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु से 4 अंश की कटौती हो जाती है। मतलब कि ये इस sp3 में 109 अंश का कोण बन रहा था, लेकिन 4 अंश की कटौती के बाद अब बनेगा कितने अंश का कोण, 105 अंश का कोण। देखिएगा दूसरा मॉलिक्यूल है NH3 मीन्स अमोनिया, इसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो इसका 109 डिग्री से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 107 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अगर हाइब्रिडाइजेशन की केस पूछेंगे तो इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अगर देखिए बात करते हैं NH3 के बाद अगर हम बात कर लें H2S में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नोट करिएगा, ये बीएड के एग्जाम में पूछा गया है और TGT PGT में भी पूछा गया है। इसमें 92 डिग्री का कोण बनता है, इस चीज़ को बस ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड एंगल की जो मेन चीज़ें थी हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जो 1, 2 के बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बॉन्ड लेंथ। क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दोस्तों आबंध लंबाई, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आबंध लंबाई। अब देखिए आबंध लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ होती है, लेंथ किसकी लेंथ, मतलब कि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड से रिलेटेड है, तो बॉन्ड तो किसी न किसी 2 एटम के बीच में ही बनेगा, कम से कम कितने एटम होने चाहिए, 2 एटम होने चाहिए। तो किसी भी 2, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर H2 हम लोग देख रहे थे अभी, H2 में क्या अगर हम इसको बनाएंगे ऐसे लेविस स्ट्रक्चर तो इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन है ना, ये भी हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में जुड़े हुए जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने परमाणु उपस्थित हैं उनके नाभिकों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम आबंध लंबाई कहते हैं। फिर से सुनिए, आपको डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफिनीशन पूछी जाती है। दोस्तों मेरी डिफिनीशन आपके व्यवहारिक लैंग्वेज में होती है जो कि आपको आसानी से याद हो सकती है, तो वही डिफिनीशन आप लिखिए भी, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस हमारी भाषा और किताब की भाषा में नहीं है। तो देखिए किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आबंध लंबाई। लेकिन यहाँ पे परमाणु को नहीं हाईलाइट करना है, नाभिक को हाईलाइट करना है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नाभिक रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का नाभिक रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम आबंध लंबाई कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आबंध लंबाई है, चूंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है SI सिस्टम में, तो यहाँ पर बहुत ही कम दूरी होती है, क्योंकि नाभिक का जो आकार होता है ना वो एंगस्ट्रॉम में होता है। मतलब नाभिक का जो आकार होता है दोस्तों वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है, और जो परमाणु का आकार होता है ये भी याद रखिएगा 10⁻10 मीटर, या सॉरी मीटर में होता है। ठीक है, ये मीटर और ये भी मीटर में होता है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा देख लीजिएगा इसको। तो इस तरह से यहाँ पर जो लंबाई होती है ना, 2 न्यूक्लियस के बीच की जो लंबाई होती है ये बहुत ही कम लंबाई होती है। मतलब कि यहाँ पे दूरी का छोटा मात्रक हम लोग यूज करेंगे, और इसको यूज करने के लिए हम लोग करते हैं एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर में होता है। ठीक है, मतलब कि इस आबंध लंबाई की यदि बात किया जाए कि ये आबंध लंबाई को किस में व्यक्त किया जाता है, तो उसको प्रायः एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा
अब आबंध लंबाई से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में वो क्या है। देखिए अभी आबंध लंबाई का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, आबंध लंबाई कुछ एंगस्ट्रॉम रहेगा और डाटा तो एग्जैक्ट याद करना आपके लिए सही नहीं है। देखिए अगर ऑक्सीजन के बीच में बात करें तो ऑक्सीजन में 2 बंध बन जाएगा, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 3 बंध बन जाएगा। अब आप बताइए कि किसमें लंबाई बहुत कम होगी, किसमें लंबाई बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सपोज करिए ऐसे व्यवहारिक भाषा में कि यहाँ पर यह एक आदमी है, ये एक आदमी है, इनको दो रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, या 2 बॉन्ड से बांधा गया है और यहाँ पर 3 बंध से बांधा गया है, 3 बंध से या 3 बॉन्ड से बांधा गया है। तो बताइए कि सबसे पास कौन आ सकता है। मतलब अगर एक बंध को यहाँ सिंपली अगर एक बंध या एक रबड़ या एक रस्सी 2 लोगों को पकड़ी है, ठीक है, तो ये उधर खिंचा सकता है, ये इधर भाग सकते हैं तो लंबाई बढ़ सकती है, ठीक है। अगर इनको 2 बार बांध दिया जाए, मतलब ये एक आदमी है, एक आदमी है, इनको 2 बार ऐसे बांध दिया गया, अब ये भागने की कोशिश करेगा उधर, ये भागने की इधर कोशिश करेगा तो उतना तेज नहीं भाग पाएगा, जितना तेज इसमें भागता उतना तेज इसमें नहीं भाग पाएगा। और उसी तरह अगर इसमें देखा जाए तो ये तो एकदम ही नहीं भाग पाएंगे। मतलब आपको ऐसा क्या अंदाजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर जो है मतलब कि 3 बंध में जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होती है। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। अगर बात करें कि 2 बंध और 3 बंध में किसकी बंध लंबाई ज़्यादा होगी, तो दोस्तों 2 बंध की ज़्यादा होगी। और अगर एक बंध भी शामिल कर दें इसमें तो देखिए जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। मतलब आप इसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ कहें तो किसकी हो जाएगी भाई, सिंगल बॉन्ड की। यदि दिख नहीं रहा है तो सुन लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए चीज़ों को। तो इस तरह से देखिए बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, दोनों एक ही चीज़ हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब होता है, देखिए अगर कोई बंध बना हुआ है पहले से ऑलरेडी कहीं पर, जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि इसको आपको तोड़ना है, ठीक है, इस बंध को तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, ठीक है। तो मतलब किस बंध को आप कम बल लगाकर तोड़ सकते हैं, ठीक है। जो बंध आसानी से कम बल लगाने पर टूट जाए उसको, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और जो बंध बल लगाने के बाद भी ना टूटे, जल्दी ना टूटे, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक वही बात यहाँ पर है, आपको नोट करना है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वह ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है। मतलब द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड एंड इज ऑलरेडी ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड या एकल बंध की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है किसी भी 2 परमाणु के बीच में, किन्हीं 2 परमाणु के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए, पूरी तरह से तोड़ने के लिए लगाई गई ऊर्जा को ही हम बंध ऊर्जा कहते हैं या आबंध ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने पूरी बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों 2 एंगल से पढ़ाया जाता है यहाँ पर, 2 एंगल से। एक तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपके स्कूल में नहीं क्लियर हो पाता है या फिर आप अकेले पढ़ते हैं तो भी क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं, बताई जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया और बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके आप पूछिए, हम बताएंगे भी उसको, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, पूरी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।